गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्रीराम क्लासेस बीकानेर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम संधि पढ़ रहे हैं और संधि में हम स्वर संधि कंप्लीट कर चुके हैं। स्वर संधि में आपको पहचान बताई थी किस प्रकार के प्रश्न आजकल आते हैं और उसका समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। बच्चों, आज हम व्यंजन संधि शुरू करने जा रहे हैं और व्यंजन संधि जो है वो स्वर संधि से भी ज़्यादा सरल है। इसकी भी पहचान आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो जैसे मैंने आपको स्वर संधि में लिखवाया था कि स्वर संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है, उसी प्रकार से व्यंजन संधि की बात करें तो बच्चों व्यंजन में व्यंजन से मेल हो सकता है, स्वर से मेल हो सकता है। किसका? व्यंजन का। मतलब व्यंजन संधि में व्यंजन का मेल व्यंजन से भी कर सकते हैं और स्वर से भी कर सकते हैं। तो हेडिंग डालते हैं और शुरू करते हैं व्यंजन संधि। ठीक, व्यंजन संधि शुरू करें उससे पहले व्यंजन एक युग्म शब्द भी है बच्चों, पहले इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है व्यंजन और दूसरा होता है व्यजन। व्यंजन अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ निकलता है व्यंजन मतलब पकवान, और व्यंजन जो हम पढ़ रहे हैं मतलब वर्ण। और व्यजन किसे कहते हैं ये आप बताएं। व्यजन की बात करें तो बच्चों एक आपने भूषण जी की कविता सुन रखी होगी ना, कवि भूषण जो रीतिकाल के कवि हैं, उनकी कविता में ये शब्द आता है, विजन शब्द आता है। वहाँ पर व्यजन और विजन बात एक ही है। घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, घोर मंदिर के अंदर रहाती है, तीनी बेर खाती थी वे तीनी बेर खाती है, विजन डुलाती थे वे विजन डुलाती है, नगन जड़ाती थे वे नगन जड़ाती। विजन का मतलब होता है बच्चों पंखा। विजन और व्यजन बात एक ही है, ये होता है पंखा। तो चलें हम शुरू करते हैं व्यंजन संधि। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा से शुरुआत करते हैं, फिर इसकी पहचान भी करेंगे। तो लिखें आप इसकी परिभाषा में, किसी व्यंजन का व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ये बच्चों इसकी परिभाषा है व्यंजन संधि की। यानी व्यंजन का मेल होगा किससे? व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा या व्यंजन का मेल स्वर से होगा, लेकिन जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार का मतलब आपको बताया था क्या अर्थ होता है? रूप परिवर्तन। मतलब जो परिवर्तन होता है वो विकार क्या कहलाता है बच्चों? वो व्यंजन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों इसके बाद में भेद की। व्यंजन संधि के भेद हिंदी में नहीं होते हैं, संस्कृत में आपको रूप मिलेंगे इनके। हिंदी में इनके होते हैं बच्चों नियम, और आपको नियम नहीं रटने हैं। आपको कोई ये नहीं कहेगा व्यंजन संधि का प्रथम नियम निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर बच्चों नियम हम समझेंगे केवल समझने के लिए, लेकिन हर एक नियम की आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक पहचान बताऊंगा। केवल आपको वो पहचान याद रखनी है। पहचान याद है तो आपका प्रश्न अगर व्यंजन संधि का आता है तो वो कभी गलत नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है। बस पहचान आपको याद रखनी है। तो शुरू करते हैं पहले नियम से। तो लिखें नियम संख्या 1। नियम संख्या 1, इसमें पहले मैं नियम बोल देता हूं, केवल नियम सुनना है, लिखना है। समझने के लिए आपको ट्रिक बताऊंगा, वो याद रखनी है। तो नियम ये कहता है किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात, किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या फिर य र ल व है आ जाए, तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। तो पहले तो पूरा नियम लिख लीजिए, फिर आपको मैं इसको समझाता हूं और फिर आपको इसके ट्रिक भी बताता हूं। नियम नहीं रटने हैं, फिर मैं बता रहा हूं परीक्षा में कभी नियम नहीं पूछे जाते। तो लिखें
किसी वर्ग के किसी वर्ग का मतलब किसी भी वर्ग का, आप यहां भी लिख सकते हैं किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण। और प्रथम वर्ण सबको मालूम है क्या होते हैं, क च ट त प। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का, यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या कोई स्वर आ जाए या य र ल व ह आ जाए तो वर्ग के प्रथम वर्ण, तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। कैसे बच्चों, ये देखो, ये तो है ना आपका नियम जो मैंने लिखवाया है। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का कौन सा, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो होता है, मतलब क च ट त प, इनके बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तीसरा चौथा वर्ण नहीं हो तो वहां पर स्वर हो सकता है, स्वर नहीं हो तो य र ल व है हो सकता है। ये अगर आ जाते हैं तो परिवर्तन कहां होगा, वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर क्या आ जाएगा, उस वर्ग का तीसरा वर्ण। कैसे, समझिए एक बार इसको। जैसे मैं ये कह रहा हूं, ये नियम इस प्रकार से लिखा है, समझा रहा हूं, अभी भी ट्रिक नहीं बता रहा हूं, केवल एक बार समझ लीजिए नियम को। मैंने बोला क च ट त और प, संधि विच्छेद करते ना, तो यहां पर प्लस का जो निशान होता है उससे पहले इधर वाले में तो क्या आ जाए, क च ट त प, इनमें से किसी में से भी कोई भी आ सकता है। सामने मैंने बताया तीसरा चौथा वर्ण, जैसे क का तीसरा क्या होता है, ग और घ, तीसरा चौथा। च वाले में क्या होगा, ज और झ। ट में ड ढ द ध ब और भ। इनके बाद ये आ जाए, अगर ये नहीं आते हों तो 11 जो स्वर हैं वो आ जाए, और उनमें से कोई नहीं हो तो क्या हो, य र ल व ह। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि ये जो हैं संधि विच्छेद जब करते हैं तो इनमें से किसी एक के बाद, इनमें से कोई भी एक आ जाए। जरूरी नहीं है क के बाद में ग ही आए, क के बाद में ध भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, वह भी आ सकता है, किसी भी एक के सामने इनमें से कोई भी एक आ सकता है। अभी नियम समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो परिवर्तन यहां होगा, जो शब्द बनेगा तो क किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण ना, तीसरा वर्ण आ जाएगा, मतलब ग, च ज में, ट ड में, त द में, प ब में बदल जाएगा। ये था नियम। अब देखो बच्चों इसकी ट्रिक क्या है, वो ट्रिक अगर याद है तो कभी भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आपसे परीक्षा में कभी ये नहीं पूछेंगे कि इसका पहला वर्ण बताएं, व्यंजन संधि का तीसरा नियम कौन सा ये बताएं, पांचवा नियम कौन सा, कभी नहीं, केवल आपको ट्रिक के आधार पर। ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब समझिए इसकी ट्रिक क्या है, इसकी पहचान क्या है। देखो बच्चों आपको याद ये रखना है, शब्द में कोई भी शब्द है, उस शब्द में यदि कोई तीसरा वर्ण नजर आ रहा है, तीसरा वर्ण जैसे मैंने अभी बताया था ना, ग भी तीसरा होता है, ज भी तीसरा होता है,
ड तीसरा होता है, द तीसरा होता है, ब तीसरा होता है। अगर तीसरा वर्ण नजर आ रहा है तो वहां पर ये नियम लगेगा। और नियम कैसे क्या करना है? तीसरा वर्ण नजर आता हो शब्द में तो आपको करना क्या है? संधि विच्छेद करते शब्द में ये इन तीनों में से तीसरा वर्ण है ये, इनमें से कोई भी नजर आए, आप क्या करें? संधि विच्छेद करते समय इसके स्थान पर अपने वर्ग का पहला वर्ण बना दो। अगर ग आया है शब्द में तब तो क बना दो, और याद रखना ये हमेशा आधे बनेंगे। ज आया है तो यहां पर क्या बना देंगे? पहला च। ड का पहला क्या होता है बताएं? ड का पहला ट। द है तो द का पहला बना दो त, और ब है तो ब का पहला बना दो प। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, शब्द में तीसरा वर्ण नजर आए तो जो तीसरा है उसका पहला बना दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या बना दो? पहला वर्ण। बस इतना याद रखना, शब्द में तीसरा वर्ण ही नजर आएगा। इस नियम का अगर उदाहरण पूछा गया है तो तीसरा ही वर्ण नजर आएगा और उसको हटाकर उसकी जगह उसी वर्ग का पहला वर्ण बना दो, तो वो क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद। याद रखना ये हमेशा आधे ही आएंगे। तो गुरुजी ये आधे होंगे या पूरे? ये आधे भी हो सकते हैं, पूरे भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको लिखा है ना, सामने स्वर भी आ सकता है। जिसमें स्वर है तो ये पूरे हैं, और जहां स्वर नहीं है तो वो आधे नजर आएंगे स्वर रहित। तो उदाहरण के द्वारा समझिएगा इसको। जैसे शब्द लिखता हूं, दिग्गज, यहां से लिखते हैं दिग्गज, दिग्विजय, दिग्दर्शन। दिग्गज, दिग्विजय, दिग्दर्शन, दिगंबर। ठीक, आगे लिखें वागीश, वागीशा, ये युग्म शब्द भी है। वणिक वर्ग, अजंत, आजादी, अब्ज, अब्द, अब्धि, षडानन, षड्यंत्र, षडंग। आगे लिखें उद्यान, उद्घाटन, उद्वेग। लिखें इन शब्दों को। लिख लिए? करें संधि विच्छेद। इसमें ये भी लिखो सदाचार, और एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है ये प्रागैतिहासिक। जगदीश, जगतगुरु, जगदम्बा इत्यादि। इतने उदाहरण शायद काफी हैं। देखो बच्चों, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, इसमें तीसरा वर्ण देखो, और तीसरा वर्ण बच्चों आधा भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। गुरुजी पहले तो ये बताओ, पहले वाले वर्ण में है ही सारे तीसरे वर्ण, फिर हम क्या करें? द भी तीसरा है, ग भी तीसरा, ग भी तीसरा, जय भी तीसरा, कौन से तीसरे को छेड़े? आप संधि विच्छेद करके देखो ना, स्वतः ही पता लग जाएगा कौन से में संधि विच्छेद।
यहाँ नहीं होंगे, इनमें नहीं होंगे। इस गैप पे तीसरे में संधि विच्छेद होगा। यहाँ भी देखो ये तीसरा आधा है, यहाँ तीसरा आधा है, यहाँ तीसरा पूरा है। ये देखो कहीं आधे हैं कहीं पूरे हैं। यहाँ देखो ये पूरा है, यहाँ आधा है, यहाँ देखो ये पूरा है, ये आधा, ये पूरे, ठीक है ना। इनको देखो आप, इनके आधार पर संधि विच्छेद हम अगर करते हैं तो क्या संधि विच्छेद होगा। तीसरा वर्ण है उसको पहले में बदल दो। किस में बदल दो? पहले में। जैसे दिग्गज है, तीसरा है ना, मैंने आपको क्या समझाया था, पहचान में इतना है, तीसरा नजर आएगा उसको उसके पहले में बदल दो। तो ग है तीसरा वर्ण, तो इसको इसके पहले में बदल। तो ग का पहला क्या होता है बच्चों? क। और मैंने हमेशा बताया ये यहां पर चाहे आधे हो चाहे पूरे हो, संधि विच्छेद में यहां पर आधा ही आएगा। दिक धन गज। तो देखो वही नियम लागू हो गया, प्रथम वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए, तीसरा आ गया ना, तो यहां पर क्या है, इसका तीसरा बन जाएगा, ये बन गया। हमें नियम नहीं रटना है, शब्द देखें, परीक्षा में अगर उदाहरण आता है तो हम उसको सही कर पाए, हमारा सिलेक्शन हो जाए। एक बार तो बस इतनी ही कोशिश करनी है ना। तो आपको क्या करना है बच्चों, शब्द में तीसरा वर्ण नजर आता हो तो उसको उसी वर्ग का पहले वर्ण में बदल दो। देखो दिग्विजय है, इसको किस में बदलेंगे? ग। ग का पहला क्या होगा? क। तो क्या बनेगा? दिक धन विजय। क्या बन जाएगा बच्चों? दिक धन विजय। ठीक है। फिर आता है दिग्दर्शन। तो यहां दिग्दर्शन में भी देखो ग तीसरा है, ग का पहला क्या बनेगा? क। दिक धन दर्शन। और मैंने आपको कहा था सामने तीसरा वर्ण नजर आता हो, ग तीसरा है, द तीसरा है, या फिर य र ल व, तो देखो व आ गया। स्वर की बात करें तो स्वर यहां आएगा। देखो ग का पहला क्या है? क। दिक, और ग यहां पर पूरा है ना, इसमें से स्वर निकल जाएगा, अंबर। दिक धन अंबर। तो देखें मैंने आपको बताया था तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो ये देखो तीसरा है, ये र ल व आ जाए, या फिर कोई स्वर आ जाए, तीनों चीजें यहां आ चुकी हैं। और भी उदाहरण में आगे मिलते रहेंगे। अब आता है वागीश और वागीशा। ग का पहला क, वाक धन ईश, वाक धन ईशा। चलो बच्चों मैंने आपको यह भी बताया था एक युग्म शब्द है, बताएं वागीश किसे कहते हैं, वागीशा किसे कहते हैं? सोचें और बताएं। वागीश और वागीशा। वाक का तो पता है ना किसे कहते हैं? वाक मतलब वाणी, वाक का मतलब क्या था? वाणी। ईश मतलब देव और ईशा मतलब देवी। ईश मतलब देव और ईशा मतलब देवी। तो अब बताएं वाणी का है जो देव वह है, बहुव्रीहि समास भी है। वाणी की है जो देवी वह है। गुरुजी ये वाणी की देवी तो हम बता सकते हैं, कौन होती? कौन होती बच्चों? सरस्वती। क्यों? पड़ोसन है तुम्हारी या छोटी बहन है? समझाया था ना, माँ सरस्वती। हाँ तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे नहीं आने वाला। क्या लिखेंगे? वाक धन ईशा। वाणी की है जो देवी वो है कौन? माँ सरस्वती। ठीक है। अब यहां तो मालूम भी था आपको, वागीश का बताएं, वाणी का है जो देव वह कौन है? देखो क्या क्या उत्तर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी, है ना? यही सोच रहे हो ना? नहीं होगा। और बोले विष्णु जी, शिव जी, इंद्र, ये नहीं होंगे। आपको चलो एक क्लू देता हूं मैं। जो वाणी के देव हैं वो देवताओं के गुरु हैं। वाणी के जो देव हैं वो देवताओं के गुरु हैं। अब बताएं अब क्या बनाएं? वाणी का है जो देव वह है बृहस्पति देव, वाणी का देव कहलाते हैं। याद रखिएगा, बहुव्रीहि समास, और बहुत पहले पेपर में आया हुआ भी है ये प्रश्न। ठीक है, ये हम यहां कर चुके। आगे देखें वणिक वर्ग।
तो यहां पर देखो बच्चों गैर नजर आ रहा है। तीसरा वर्ण आधा भी हो सकता है और पूरा भी। पूरा होगा इसका मतलब सामने क्या है, स्वर है, और आधे हैं तो इसका मतलब सामने स्वर नहीं है, ये रलव है या तीसरा चौथा वर्ण है। तो देखें वणिक वर्ग गै का पहला बना दो, क्या बनेगा, वणिक धन वर्ग। वणिक किसे कहते हैं, व्यापारी को, वणिये को कहते हैं जी। अब देखो अजंत शब्द है, जय तीसरा है ना, इसका पहला बनाओ, क्या बनेगा, अच धन अंत, अच धन अंत। आजादी, आजादी नहीं आजादी है, अच धन आदि, वो आजादी शब्द अलग होता है। अब देखो बच्चों शब्द है अब्ज, बै तीसरा है ना और आधा है, पूरा भी हो सकता है, ये आधा है। तो बै का पहला कौन सा आता है, प, तो क्या बनेगा, अप धन ज। ऐसे ही अब्द का क्या बनेगा, अप धन द। अब्धि का अप धन धी। गुरुजी अप क्या होता है, हमें तो ये नहीं मालूम। तो अप का नहीं मालूम तो अब्ज का तो मालूम होगा, वो बता दो। अब्ज, अब्द, अब्धि, एक दिन पहले आपको डायरेक्ट में बताया भी था। अप का मतलब तो होता है जल, ठीक है। जय का अर्थ क्या होता है, जन्म लेने वाला। द मतलब देने वाला, धी मतलब धारण करने वाला। जल में जन्म लेने वाला कौन, कमल, तो अब्ज कमल को कहते हैं। जल देने वाला कौन, बादल, अब्द बादल को कहते हैं। धी जल धारण करने वाला कौन, समुद्र, तो अब्धि समुद्र को कहते हैं। ठीक है, यहां तक चले आगे। अच्छा तो बच्चों षडानन का बताएं, क्या संधि विच्छेद करेंगे। षडानन, ड है, ड का पहला बनाओ, ड का पहला क्या होता है, ट, तो क्या लिखेंगे, षट धन आनन, षट धन आनन, ये बनाएंगे षट धन आनन। ठीक है, क्योंकि ये ड है, ड का पहला ट, और ये इधर वाला जो है वो हमेशा हलंत ही आएगा, इसमें स्वर निकल गया आ, इसलिए यहां पर ये पूरा नजर आ रहा है। और षड्यंत्र में भी ऐसे ही बनेगा, ड का पहला क्या आता है, ट, तो क्या लिखेंगे, षट धन यंत्र, और यहां पर ये आधा इसलिए क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, सामने क्या है, ये। तो आपको बताया ना, ये र ल व भी आ जाए, जैसे ये भी आ गया, वह भी आ गया। ठीक है, षडंग, इसका बताओ बच्चों, षडंग का क्या लिखोगे, षडंग, ड का पहला ही तो बनाना है, ड का पहला वर्ण होता है ट, षट धन अंग, और ये स्वर है इसलिए इसको हमने पूरा कर दिया। उद्यान, अब उद्यान में आप ये सोचना किस तरीके से लिखा होता है, उद्यान ऐसे लिखा होता है ये। तो इसका तीसरा क्या है, द, और द का पहला क्या होता है, त, तो क्या बनाएंगे, उत्धन यान, क्या बनाएंगे, उत्धन यान। ऐसे ही उद्घाटन, क्या लिखेंगे, उत्धन घाटन। देखो बच्चों मैंने आपको कहा था तीसरा चौथा वर्ण आ जाए, तो देखो ग तीसरा है, द तीसरा है ना, और घ चौथा वर्ण है। ये र ल व आ जाए, जैसे ये व आ गया, ये आ गया, यहां पर व आ गया। ठीक है, और ये देखो धी चौथा वर्ण है यहां भी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो नियम में हमने लिखा वो सब यहां पर उपलब्ध है। उद्वेग, द का पहला त, क्या लिखेंगे, उत्धन वेग, क्या लिखेंगे बच्चों, उत्धन वेग। सदाचार, द का पहला त, क्या लिख देंगे, त हलंत, सत धन आचार। आचार का मतलब क्या होता है, खाने वाला नहीं, खाने वाला जो होता है उसको तो कहते हैं अचार। ये होता है आचार, आचार मतलब व्यवहार, सत मतलब अच्छा, अच्छा व्यवहार जो होता है वो सदाचार कहलाता है।
अच्छा व्यवहार जो होता है वो क्या कहलाता है? सदाचार। हाँ बच्चों, अब देखो प्रागैतिहासिक में कहीं आप ये सोचे गुरुजी ऐ की मात्रा देकर हम वृद्धि संधि कर दें, तो कोशिश कर लो ना। क्या लिखोगे? प्राग धन ऐतिहासिक, यही तो लिखोगे। लेकिन प्राग शब्द नहीं होता, अर्थ नहीं निकलता, इसलिए हम क्या करेंगे? तीसरा वर्ण जो है उसका पहला बनाएंगे। तीसरा क्या है? ग। ग का पहला क्या बनाओगे? क। प्राक धन ऐतिहासिक, प्राक धन ऐतिहासिक, बस ये संधि विच्छेद हो जाएगा। जगदीश का बताओ, द का पहला क्या आता है? त, तो क्या बनेगा? जगत तय हलंत धन ईश जगदीश, जगत धन ईश जगदीश। ठीक है, इस जगत का अर्थ क्या होता है बच्चों? संसार। और जिसमें जगत में तय हलंत नहीं होता उस जगत का अर्थ क्या होता है? कुएं की मुंडेर, यानी दीवार, कुएं की दीवार को कहा जाता है। जगत गुरु, द का पहला तय बनाओ, क्या बना देंगे? जगत धन गुरु। ऐसे ही जगदम्बा का, द का पहला जगत धन अंबा। अब बच्चों आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है व्यंजन संधि का पहला नियम। जब भी मैं पूछूं, कोई भी पूछे, तो आपको नियम नहीं रटना, नियम नहीं बताना, आपको ये बताना है तीसरा वर्ण हो उसको पहले में बदल दो, तीसरे वर्ण को पहले में बदल दो, बस इतना याद रखना है। व्यंजन संधि का पहला नियम क्या है कि शब्द में अगर नजर आता हो तीसरा वर्ण तो उसको पहले में बदल दो, और पहला उसी वर्ग का होगा। ग है तो क में बदल दो, ज है तो च में बदल दो, ब है तो प में बदल दो, ड है तो ट में बदल दो, द है तो त में बदल दो। देखो पांचों वर्गों के उदाहरण हम लिख चुके हैं। क वर्ग भी है, च वर्ग भी है, प वर्ग भी है, ट वर्ग भी है और त वर्ग भी। पांचों वर्गों के उदाहरण हम लिख चुके हैं और हर तरीके के उदाहरण इनमें आ चुके हैं, और ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखें। ये उदाहरण हम पहले नियम के कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट कर लें अच्छे से। तीसरे वर्ण की जब बात आती है तो तीसरा वर्ण नजर आए उसको पहले में बदल दो, ये व्यंजन संधि का पहला नियम। ठीक है, चलें आगे। लिखें नियम संख्या 2। बस इसी नियम का जुड़वा नियम है, मतलब जुड़वा भाई है इसका, इससे मिलता जुलता नियम है। हाँ बच्चों देखो, लिखें नियम संख्या 2। व्यंजन संधि का दूसरा नियम। पहले नियम में हमने लिखा था किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या स्वर आ जाए या फिर य र ल व ह आ जाए तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर लिखना है। क्या लिखना है? किसी वर्ग के या किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण, और प्रथम वर्ण वही है क च ट त प। किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण क च ट त प के पश्चात यदि किसी भी वर्ग का
किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए तो वर्ग के प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाएगा। तो कहेंगे गुरुजी आपने पिछले नियम में तो तीसरा चौथा वर्ण लिखवाया था, उसके साथ में यहाँ पांचवा तो साथ में लिखवा सकते थे बच्चों, लेकिन उसमें हमने क्या लिखा था, प्रथम वर्ण के बाद तीसरा चौथा वर्ण आए, पांचवा साथ में लिख सकते थे, लेकिन तीसरे चौथे वाले के साथ में स्वर भी आ रहे थे, ये ल व है भी आ रहे थे, यहाँ वो नहीं आते, इसलिए दोनों नियम अलग अलग लिखे जाने हैं। तो देखो बच्चों, मैंने पंचम वर्ण की बात कही है उसी वर्ग से, दोबारा इसको समझ लीजिए, क च ट त प, इनके बाद यदि पांचवा वर्ण, क का पांचवा वर्ण कौन सा होता है जी, क्या लिखा है, अड़, अड़ नीन नालय को, यह है क्या है, ये अनुस्वार वाला है, वर्ण विचार में पढ़ाएंगे आपको ये, इसका मतलब तुम्हें पढ़ना भी नहीं आता, क ख ग घ अड़ा नहीं है ये, क्या बोलेंगे, च का पंचम वर्ण क्या होता है, य, ट का पंचम वर्ण क्या होता है, न, त का पंचम वर्ण क्या होता है बताएं, न, प का म, यानी इनके बाद ये आए तो परिवर्तन यहां होगा, इनके स्थान पर क का ग आ जाएगा, च का य आ जाएगा, ट का न आ जाएगा, त का न आ जाएगा, प का म आ जाएगा। बस यही तो है, आपको नियम नहीं रटना है, आपको इसकी भी ट्रिक बताता हूं। दूसरे नियम की क्या पहचान है बच्चों, हमने पहले नियम में क्या पहचान याद रखी थी बताएं, क्या ट्रिक थी, शब्द में यदि किसी वर्ग का तीसरा वर्ण नजर आता हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण आ जाएगा, ये तो लिखा था। दूसरे नियम की पहचान भी ऐसे ही है, पहले में हमने क्या लिखा था, तीसरा वर्ण नजर आए तो उसकी जगह उसी वर्ग का पहला वर्ण, यहां क्या लिखना है, शब्द में नजर आएगा पांचवा वर्ण, उसको भी पहले में ही बदल दो। तो दोनों नियम की एक ही पहचान है, चाहे शब्द में तीसरा वर्ण हो चाहे हो पांचवा वर्ण, संधि विच्छेद में तो पहला ही बनेगा। वाह गुरुजी, इस तरह के उदाहरणों तो मजा आ जाए, है ना, ऐसे ही नियम होने चाहिए, तीसरा वर्ण नजर आए या पांचवा पहले में ही बदलना है। हाँ, तीसरा वर्ण आधा भी नजर आ सकता है और पूरा भी, लेकिन पांचवा वर्ण तो सदैव स्वर रहित ही नजर आएगा, आधा ही नजर आएगा, कभी पूरा नजर नहीं आएगा। ठीक है, पहले नियम में तो क्या लिखा, शब्द में तीसरा वर्ण नजर आए तो उसकी जगह उसका पहला बना दो। दूसरे नियम की बात आती है, शब्द में पांचवा वर्ण नजर आएगा उसकी जगह उसका पहला बना दो। तो सीधी सी बात है, शब्द में चाहे तीसरा नजर आए या पांचवा, बदलेगा किसमें, पहले में। शर्त इतनी है कि तीसरा आधा भी हो सकता है पूरा भी, लेकिन पांचवा जो है वो सदैव आधा ही होगा। ठीक है, कैसे, जैसे शब्द देखें, हाँ बच्चों, शब्द है, क्या है बताएं, वाड़ में तो नहीं पढ़ोगे ना, क्या है, वांग में, बताया था ना, अड़ा नहीं है, ये क्या है, ng। तो गुरुजी अड़ा भी तो हमने पढ़ा, अड़ा अलग आता है, वो वर्ण विचार में बात करेंगे। वांग में अब ये मूंग पंचम वर्ण नजर आता है, और मैंने कहा था पंचम वर्ण आधा ही नजर आएगा, ये पूरा भी नजर आए, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं, क्योंकि इसके लिए शर्त है पांचवा आधा ही हो। तो ng का पहला वर्ण क्या होता है, क, बस बदल दो, ng की जगह क,
वाक धन मैं, और नियम भी वही है, प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो यहां इसका पंचम वर्ण आएगा, तो इसका पंचम वर्ण क्या होता है ंग, तो क्या लिख देंगे वांग में। ठीक है, उसी प्रकार से तो करते हैं उदाहरण के द्वारा इसका समाधान। फॉर एग्जाम्पल लिखें उदाहरण, वांग में, आगे लिखें दिंगनाग क्षणमास क्षणमूर्ति क्षणमुख उन्मुख उन्मूलन उन्नति। लिखें जगन्नाथ जगन्माता, ये लिखो। सब में देखो पंचम वर्ण नजर आ रहा है, और पंचम वर्ण जब नजर आ रहा है तो इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो पंचम की जगह उसका क्या बन जाएगा प्रथम। ठीक है ना, चलो देखो आगे इसका संधि विच्छेद करते हैं। हुंग नजर आ रहा है ना पंचम वर्ण, देखो हुंग पंचम है, न ये भी पंचम है, न ये भी पंचम है। ठीक है, इनका संधि विच्छेद करते हैं। करें संधि विच्छेद, हाँ जी। ंग पंचम वर्ण है तो इसका पहला बनाओ, क्या बनेगा क, वाक धन मय। क्या बनेगा बच्चों वाक धन मय, वांग मय, वाक धन मय, वांग मय। वाक वाणी को बोलते हैं, मय मतलब समूह के रूप में। चलें, यहां पर भी आपको तीसरा वर्ण ही पंचम वर्ण ही नजर आ रहा है, तो इसको पहले में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा ंग को क में बदल देंगे, दिक धन नाग। दिक किसे कहते हैं बच्चों, दिक दिक दिशाओं को कहते हैं। किसे कहते हैं दिशा। और नाग, नाग किसे कहते हैं गुरुजी, इतना सरल कैसे पूछ लिया। ये भी युग्म शब्द है बच्चों, नाग और नाग। नाग बोलते हैं किसको सर्प, और नाग बोलते हैं नासिका। गुरुजी ये कौन सा युग्म शब्द, सबको आता है, लेकिन बच्चों जो परीक्षा में पूछा जाता है ना वो नहीं आता। ये तो सामान्य सा शब्द है, अर्थ है। यहाँ पर जो परीक्षा में पूछा जाएगा ना वो क्या होता है, नाग बोलते हैं हाथी को, ये पूछा जाएगा। ना गुरुजी ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तभी तो ये पूछा जाता है बच्चों। और नासिका किसको कहते हैं स्वर्ग, नाग किसे कहते हैं स्वर्ग को, इसलिए इंद्र को नागपति भी कहा जाता है। इंद्रदेव को क्या कहा जाता है नागपति। अब कहते हैं स्वर्ग में जाना, तो ये तो हम लेके घूम ही रहे हैं ना साथ में। ठीक है, तो युग्म शब्द ये है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये सर्प और नासिका नहीं। तो यहाँ पर जो नाग है उसका मतलब हाथी है, दिशाओं के हाथी। अरे अपने कहावत सुनी कि जब कभी भूकंप आता तो घर वाले कहते हैं कि पृथ्वी को बैल ने अपने सींग बदले हैं, है ना, पृथ्वी को अपने सींगों पर बदला, ये कहावत है। कोई कहता है कछुए ने धारण कर रखा, कोई कहता है हाथी ने धारण कर रखा, कोई कहता है शेषनाग ने धारण कर रखा। ये सब किंवदंती है, जबकि पृथ्वी हवा में लटक रही है। तो दिशाओं के नाग उन्हीं को कहा गया है, हाथियों को। क्षणमास, ण का प्रथम, जैसे ंग है, ंग का प्रथम क्या था क, क्या था क, दिक वाक धन में, दिक धन नाग। वैसे ही क्षणमास का क्या होगा, ण का पहला ट, षट धन मास, क्या बनेगा क्षणमास। ऐसे ही क्षणमूर्ति का ण का ट, षट धन मूर्ति,
क्या बन जाएगा? षणमूर्ति। षणमुख, ण का पहला ट क्या बनेगा? षट धन मुख। अजी षणमुख किसे कहते हैं? हमने बहुव्रीहि समास में पढ़ा था षणमुख। छह है मुख जिसके, षडानन के रूप में पढ़ा था ना, भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय। उन्मुख, न का प्रथम क्या होता है? तो क्या लिखेंगे? उत धन मुख, उन्मुख। ठीक है जी। उन्मूलन, न का प्रथम तो क्या लिखेंगे? उत धन मूलन। क्या लिखेंगे? उत धन मूलन। उन्नति, उत धन नति। क्या लिखेंगे? उत धन नति। और यहां पे न को तय में बदल देंगे क्योंकि न का प्रथम तय होता है। क्या बन जाएगा? जगत धन नाथ, जगन्नाथ। जगन माता का क्या बनेगा? जगत धन माता। अच्छा बच्चों, ये व्यंजन संधि के नियम हमने लिखे। दूसरे नियम के ये प्रश्न आता है आपका उन्मूलन। उन्मूलन शब्द का विलोम बताएं क्या होता है? उन्मूलन शब्द का विलोम क्या होता है? अवमूलन या अपमूलन? अवमूलन करोगे पक्का? ये या ये वाला मन कर रहा करने का ना, लेकिन ये दोनों ही गलत है बच्चों, ये होता ही नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने कई जगह अवमूलन पढ़ा होगा, परीक्षा में आता है इसका विलोम क्या? रोपण। मतलब उन्मूलन का मतलब क्या था? जड़ से उखाड़ देना। और रोपण का मतलब होता है लगाना। अरे पौध रोपण करते हैं ना, पौधा लगाना रोपण हो गया, और उसको उखाड़ना जड़ सहित उन्मूलन, ये होता है विलोम। तो मैंने आपको कहा था बच्चों, पर्टिकुलर शब्द के साथ में कोई उसका विलोम होता है, हमें वो याद करना है। जैसे प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, अप्रत्यक्ष नहीं। ठीक है ना? इसी प्रकार से और भी बहुत से शब्द आएंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया, पहला नियम जो बताया व्यंजन संधि का, वो क्या था? शब्द में नजर आएगा तीसरा वर्ण, उसको किस में बदल दो? पहले में। तीसरा वर्ण आधा भी हो सकता है और पूरा भी हो सकता है। दूसरे नियम की बात कही थी, शब्द में नजर आएगा पांचवा वर्ण, इसको भी बदल दो किस में? पहले में। और पांचवा वर्ण सदैव आधा ही नजर आएगा। ये थे हमारे व्यंजन संधि के दो नियम। बहुत ही सरल तरीके से आपको मैंने समझाया है। परीक्षा में आए तो आपको पहचान याद रखनी है, नियम नहीं रटने हैं। आपसे कोई नहीं पूछेगा व्यंजन संधि का पहला नियम निम्न में से कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा। आपसे तो शब्द पूछा जाएगा कि षणमूर्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, या षणमूर्ति में संधि कौन सी है। तो व्यंजन संधि की खास बात यह है बच्चों, 99% शब्द ऐसे आते हैं जिनमें कोई ना कोई वर्ण आधा ही नजर आएगा। ये तो व्यंजन संधि की खास बात है। फिर नियम आपको बता दिया, तीसरा वर्ण नजर आता हो तो उसको पहले में बदल दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। और पांचवा नजर आता हो तो भी उसको भी पहले में बदल दो, संधि विच्छेद हो जाएगा। और संधि कौन सी, व्यंजन। इस तरीके से हमें ये याद करना है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज जो आपको पढ़ाया गया है अच्छे से समझ में आया गया हो। इसी प्रकार से आगे के नियम भी हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।